Hello students, good evening to all. Myself Rahul Srivastava, your science educator. So welcome back to Chanakya classes. And here you can see the LiceMeet application which you can download from the Play Store and enjoy learning. Students, you may also watch these videos on YouTube. So let's start. Today we are going to learn about the last chapter of the class 6, which is waste management. In this lecture we will learn all about waste and its management. इस क्लास में हम वेस्ट के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और वेस्ट किस किस टाइप्स की होती हैं हम ये भी देखेंगे। स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ एंड लास्ट तक हम इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ वी कैन मैनेज द वेस्ट ऑफ आवर हाउसेस। जो वेस्ट हमारे घरों से निकलते हैं हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Students, our chapter is waste management. First of all, we have to know what is waste. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वेस्ट होता क्या है। Then we will learn about its management. तब उसके बाद हम इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं कि जो चीजें हम अपने घरों में यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम उन्हें डस्टबिन में डाल द वेस्ट मटेरियल्स दैट वी हैव यूज्ड। किसी मटेरियल को यूज करने के बाद उसकी जो वेस्ट पार्ट होती है उसे हम डस्टबिन में डाल दें। उसी मटेरियल को जिसको हमने यूज कर लिया है वेस्ट कहते हैं। एंड हाउ वी विल मैनेज इट, हम उसे कैसे मैनेज करेंगे ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट, हाउ वी विल मैनेज द वेस्ट। आप हिंदी में वेस्ट को कचरा कह सकते हैं। कचरों का प्रबंधन, कचरों का मैनेजमेंट हम कैसे करें, हाउ वी विल मैनेज वेस्ट। जो हमारे घरों से निकलने वाले कचरे हैं उनका मैनेजमेंट हम कैसे करें, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली वेस्ट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि जो चीजें हम अपने घरों में यूज करते हैं, आफ्टर यूजिंग द मटेरियल्स, जो उसकी वेस्ट पार्ट होती है हम उसे डस्टबिन में कीप कर देते, रख देते। दैट मटेरियल विल बी द वेस्ट, उसे हम कचरा का रूप and we put it in the dustbin. So let's look. Any material which cannot use the form in which it is produced, कोई भी मटेरियल जिसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, जिसको हमने पहले यूज कर लिया है एंड वी कैन नॉट यूज इट लेटर, हम उसे फिर से यूज नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाता है। इज कॉल्ड अ वेस्ट। वेस्ट मीन्स आप उसे कूड़ा भी कह सकते हैं, आप उसे कचरा भी कह सकते हैं। You may say the different meanings of the waste is different types of waste are there in our houses that we kept in the dustbin, जिसे हम डस्टबिन में रखते हैं।
it is no longer needed by us because it has lost its value. हमें अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपनी वैल्यू, उसने अपनी उपयोगिता खो दी है. We have used it. हमने उसे यूज कर लिया है. Now it is not for being used. अब उसे हम फिर से यूज नहीं कर सकते. And that material called waste. If thrown around, it can cause soil, air and water pollution. Students, अगर आपने अपने घर का वेस्ट, अपने घर का कूड़ा कचरा इधर उधर डाल दिया, इधर उधर थ्रो कर दिया, तो ये हमारे और आपके लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही नेगेटिव है. और ये क्या करेगा, आसपास की जो हमारी सराउंडिंग्स है उसको पॉल्यूट करे, को प्रदूषित करे, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट करेगा. इट मे कॉज सॉइल पॉल्यूशन ऑल्सो, ये मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है. इट मे पॉल्यूट द एयर ऑल्सो, ये हमारे आसपास के एयर को भी पॉल्यूट कर सकता है. इट मे पॉल्यूट द वाटर दैट वी ड्रिंक, इट मे पॉल्यूट द वाटर, जो पानी हम पीते हैं ये उसे भी पॉल्यूट कर सकता है. इसलिए इस वेस्ट का मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है. और इस वेस्ट का, इस कचरे का हम मैनेजमेंट कैसे करें, हाउ वी विल मैनेज इट, हाउ वी विल मैनेज दी वेस्ट, जो कचरे रोज हमारे घरों से निकल रहे हैं उसे हम मैनेज कैसे करें. और इसी मैनेजमेंट को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले. तो लेट्स लुक. It poses a serious threat to normal life, plants, animals and human beings. It poses a serious threat. That means कि इसकी जो इफेक्ट्स है वो काफी गंभीर हो सकती है, काफी गंभीर खतरा ये हो सकता है. किसके लिए? फॉर अस, फॉर द नॉर्मल लाइफ, फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए, एंड ह्यूमन बींग्स, ये हमारे लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक न हो, इसीलिए हमें इसकी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. और हम इसे मैनेज भी करते हैं बाय सम मेथड्स. और हम उसी मेथड्स के बारे में, उसी मैनेजमेंट के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे. तो लेट्स बिगिन. हियर यू मे सी, आप देख सकते हो, वी हैव 3 टाइप ऑफ वेस्ट. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट इन आवर सराउंडिंग. हमारे आसपास के एरियाज में 3 तरह के वेस्ट क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं. और ये वेस्ट कौन कौन से हैं? These waste are the solid waste, the liquid waste and the gaseous waste. स्टूडेंट्स, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा है, किसी भी मटेरियल की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट. उसी तरह जो वेस्ट मटेरियल्स हमारे घरों से निकलती है, हमारे सराउंडिंग्स में स्प्रेड होती है, वो भी 3 तरह की होती है. The first type is solid waste, the second type is liquid waste, and the third type is gaseous waste. So students,
सॉलिड स्टेट्स में जो वेस्ट्स होती हैं उनको हम सॉलिड वेस्ट्स कहते हैं। जो वेस्ट्स, जो कचरे, जो कूड़े कचरे लिक्विड के फॉर्म में है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसे हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं। और जो वेस्ट गैसेस में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम गैसियस वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट्स आर ऑल्सो हैव थ्री टाइप्स: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस। और ये इसकी फिजिकल स्टेट्स हैं। वेस्ट को, कूड़े कचरों को हम उनके फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला हमारा स्टेट है सॉलिड वेस्ट, दूसरा है हमारा लिक्विड वेस्ट और तीसरा है हमारा गैसियस। जो कूड़े कचरे सॉलिड फॉर्म में हैं वे सॉलिड वेस्ट है। जो कूड़े कचरे लिक्विड के फॉर्म में हैं, द्रव के फॉर्म में, उन्हें हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं। और जो इम्प्योरिटीज, जो कूड़े कचरे गैस के फॉर्म में हैं, उन्हें हम गैसियस वेस्ट कहते हैं। Now, types of waste on the basis of the physical state, it's also include the garbage. Student, वेस्ट में और गार्बेज में बहुत ही अंतर है। गार्बेज मीन्स जो कूड़े कचरे सॉलिड स्टेट में होते हैं उसे हम गार्बेज कहते हैं। गार्बेज का मतलब है सूखा कचरा। दैट मीन्स वैसे कूड़े कचरे जो सूखी हुई हैं, सॉलिड स्टेट में हैं, उन्हें हम गार्बेज कहते हैं। तो लेट्स लुक गार्बेज। Municipal solid waste is commonly called garbage. It is include only non-liquid wastes generated from households and other commercial places. That is non-liquid waste. ऐसा कचरा जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, जो गैसियस फॉर्म में नहीं है, उसे ही हम गार्बेज कहेंगे। तो दैट इज क्लियर हियर कि जो गार्बेज है वो केवल सॉलिड स्टेट में ही होगा। द वेस्ट विच इज इन द सॉलिड स्टेट, ऐसे कूड़े कचरे जो सॉलिड स्टेट में हैं उन्हें हम गार्बेज कहते हैं। Waste include all the three types of waste, whereas garbage includes only solid waste. हमने अभी वेस्ट के बारे में पढ़ा और हमने अभी गार्बेज के बारे में भी पढ़ा। दोनों में क्या अंतर है? एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस इन दोनों में ये है, जो गार्बेज है वो केवल सॉलिड वेस्ट है, लेकिन वेस्ट की थ्री टाइप्स है। वेस्ट सॉलिड भी हो सकती है, ये लिक्विड भी हो सकती है और ये गैसियस भी हो सकती है। लेकिन गार्बेज इट इज ओनली द सॉलिड वेस्ट, ये केवल सॉलिड वेस्ट को कहते हैं। तो गार्बेज इज ओनली द सॉलिड वेस्ट। नाउ all wastes can be classified into two main groups on the basis of their ability to get decomposed. The students, the meaning of decompose is get finished by the living organism. Decompose का मतलब है वैसी वेस्ट मटेरियल जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, हवा में मिल जाए, पानी में मिल जाए, दैट इज नेचुरली फिनिश्ड। उसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूम करके उसे खत्म कर दें।
ऐसा वेस्ट जिसे नेचुरली खत्म किया जा सके बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नेचुरली डिसअपियर, जो प्राकृतिक रूप से गायब हो जाए, प्रकृति में मिल जाए, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ऐसी वेस्ट, ऐसे कूड़े कचरे जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जिसे आप जैविक कचरे भी कह सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल, जो नेचुरली क्या हो जाए, अगर आप उसे कहीं रखते हैं तो वो नेचुरली एग्जिस्ट कर जाए, खत्म हो जाए, उसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने डाइजेशन के रूप में खा सके, उसे खा के वो पचा सके। These wastes are called biodegradable। लेकिन कुछ वेस्ट, कुछ कचरे ऐसे भी होते हैं जो नेचुरली खत्म नहीं किए जा सकते। उन्हें खत्म होने में एक बहुत बड़ा पीरियड ऑफ टाइम लगता है, और इन तरह के जो कचरे हैं उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जो नेचुरली खत्म नहीं किया जा सकता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो उसे खा नहीं सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेस्ट आर कॉल्ड नॉन biodegradable waste। Here you may see the group of plastics, metals and many other materials are there which are non biodegradable, अजैविक, अजैविक कचरा, जिसको हम नेचुरली खत्म नहीं कर सकते। तो अभी हम ये जो दो तरह के हमारे वेस्ट्स हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ वेस्ट? स्टूडेंट्स, लेट्स लुक हियर। Biodegradable wastes are those which can decomposed by the microorganisms into simpler substances. So it is clear here that वैसे wastes, वैसे कचरे जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही छोटे छोटे जीवित प्राणी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव आप इसे कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स को कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करके वो इसे डाइजेस्ट करते हैं और नेचुरली इसको खत्म करते हैं। इस तरह के कचरे को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कहते हैं। तो इफ properly handle this type of waste causes no harm, इससे हमें किसी तरह की कोई नुकसान नहीं है, हमारे नेचर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। A few examples of biodegradable wastes are peels and cuttings of fruits। peels मतलब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खाने में यूज करते हैं, उसके छिलके, उसका जो वेस्ट है, दैट मीन्स कि जो नेचुरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं, उसका जो वेस्ट निकल रहा है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का टाइप है। क्यों? क्योंकि इसके जो वेस्ट्स हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। इस तरह के कचरे को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
कहेंगे। एंड वेजिटेबल्स, जो आप सब्जियां खाते हो, काउ डंग, गाय का गोबर, plants residues and agricultural wastes. This type of waste can be recycled by making vermicompost or for preparing biogas. और इस तरह के वेस्ट्स को हम यूज भी कर सकते हैं to generate electricity, to generate energies, types of energies like the biogas. बायोगैस को रिलीज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेस्ट्स आर यूजफुल ऑल्सो, और इसे हम वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। वेरी नाइस यूज ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो हमारे जैविक कचरे हैं, जो हमारे नेचुरल थिंग्स से निकलते हैं, जैसे फलों के पिल्स, फलों के छिलके, सब्जियों का जो वेस्ट है, उन सबको आप एक प्रोसेस के थ्रू वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप उससे बायोगैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो भी ये वेस्ट है, इट इंक्लूड ओनली द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें आप देखेंगे केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके आपको दिख रहे हैं। इसमें कहीं प्लास्टिक नहीं है, कहीं कोई ग्लास नहीं है, कहीं कोई मेटालिक बॉडी नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ वेस्ट कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, जिससे हम अपने यूज में भी ला सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग बायोगैस एंड बाय मेकिंग द वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक तरह का मैन्योर है जो हम क्रॉप्स के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, कल्टीवेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हियर वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक्चुअली क्या है? स्टूडेंट्स, वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम मैन्योर्स बनाते हैं, खाद बनाते हैं, जिसे हम पौधों में यूज करके अपनी क्रॉप्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, फसलों को हम काफी इजीली ग्रो करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक बहुत बड़ा पिट करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में एक नेट लगाते हैं, एक जाल लगाते हैं। उस जाल पे जो भी हमारी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स होती है, लाइक द पिल्स एंड वेस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसको हम उस पे रखते हैं। उसमें नमी लाने के लिए हम थोड़ी सी पानी का भी यूज करते हैं, उस पर स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद उसमें केचुए डाले जाते हैं। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन दी अर्थवॉर्म। एक केचुए पे डिपेंड होता है, और केचुए जो होती हैं वो इस वर्मी कंपोस्ट को एक काफी इफेक्टिव मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट्स लुक द प्रोसेस। आप इस फिगर में देख सकते हैं, आप ये जो रेड रेड देख रहे हो इंसेक्ट्स, दीज आर दी अर्थवॉर्म। ये क्या है? ये केचुए, और ये इन्हीं के थ्रू पॉसिबल है। तो हाउ इट इज बीइंग, जस्ट लेट्स लुक। The process of preparing compost with the help of the red worm, और ये रेड वॉर्म्स जो हैं वो अर्थ वॉर्म है, जिन्हें आप केंचुआ कहते हैं, is called vermicompost. So that is with the help of the earthworm, केंचुओं की मदद से
हम जो कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं उसी प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग। द रेड वॉर्म इज अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म। ये एक केंचुए का प्रजाति है that lives in the soil rich in organic matter, which is a combination of nitrogen rich and carbon rich material, plenty of moisture and microbes। एक ऐसी टाइप ऑफ अर्थवॉर्म है जो काफी इन रिच प्लेसेस पे रहता है। कैसी जगहों पे? जहां पे नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, जहां पे कार्बन ज्यादा रहती है, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा रहता है। और ये क्या करते हैं? ये मिट्टी को अपनी बॉडी के शेप से उसको ऊपर नीचे करके काफी उसमें मॉइस्चर ऐड कर देते। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। हम फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर भी कहते हैं, किसानों का दोस्त। दैट इज कॉल्ड गुड फार्मिंग। और ये मिट्टी को काफी फर्टाइल बना देते हैं। And that soil will be more fertile than the other soil, and due to the peels and wastes of the fruits and vegetables, जो peels और वेस्ट हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की थी उसको हमने यूज कर लिया फॉर मेकिंग द वर्मी कंपोस्ट। दैट इज वर्मी कंपोस्ट। You may see the figure also how this soil contain these all red earthworm, and that soil will be the compost। और इसे हम क्या करेंगे? खेतों में यूज करेंगे फसल का प्रोडक्शन इंप्रूव करने के। मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। अब हम इसके मेथड को समझेंगे। इसका मेथड क्या है? जैसा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वी विल recap here। So let's look। A vermicomposting pit is made with a woolen box or weak cement rings। आप क्या करेंगे? एक बड़ा सा पिट करेंगे। पिट मतलब एक गड्ढा करेंगे मिट्टी के अंदर या किसी भी वेजल्स में आप उसको करेंगे। एंड a mesh is spread at the bottom of the pit। mesh मतलब एक नेट, एक जाल बिछाएंगे उसके बॉटम में। आपने जो गड्ढा किया है, इट मे बी द इनसाइड ऑफ सोयल और यू मे टेक अ सीमेंट रिंग्स यू मे यूज ऑल्सो। आप एक सीमेंट रिंग यूज कर सकते हैं और उसके नीचे आप एक मेस लगा सकते हैं, जाल लगा सकते हैं। इट इज स्प्रेड एट द बॉटम ऑफ द पिट। जो कहां होगी? उस गड्ढे के बॉटम में। बॉटम मीन्स सबसे नीचे। हमने क्या किया? वी हैड टेकन अ पिट और उसमें हमने क्या किया? नीचे में एक मेस लगा दिया। आफ्टर दिस vegetable wastes, fruit wastes, waste paper which is not shiny or coated with the plastic is spread over the mesh। और जो भी हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं हम उसको उस मेस पे पुट कर देंगे, रख देंगे। वाटर इज sprinkled to create moisture so that the red worms can live। और उस वेस्ट पे हम थोड़ी सी पानी ऐड कर देंगे ताकि मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे और जो रेड अर्थवॉर्म आपने उसमें रखना है उसे हम जीवित रख पाए। क्योंकि अगर नमी नहीं रहेगी तो वो अर्थवॉर्म जीवित नहीं रहेगा। उसको जीने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। तो अब अर्थवॉर्म जो है अपना काम शुरू करेगा। So this is what a vermicomposting pit takes nearly 2 or 4 weeks to completely convert waste into manure। कम से कम 2 से 4 सप्ताह के बाद
दैट मीन्स अप्रॉक्स हाफ एन मंथ। हाफ अ मंथ के बाद वो जो आपने वेस्ट रखा था वो कैसा वेस्ट था? वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था। उसमें क्या इंक्लूड था? उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो वेस्ट मटेरियल थे वो इंक्लूड थे। अब इस अर्थवॉर्म ने क्या किया? उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया by taking some time. Waste material that is rich in oil, salt, heat and vinegar stops the growth of red worm. और उसमें जो फैट्स मिली हुई थी उस मैन्योर में, उसने उसे बढ़ने नहीं दिया। And therefore these red worms have a special structure called gizzards, which they green food materials. गिजर्ड शेप उनकी होती है। गिजर्ड शेप का मतलब है जब वो रेंगते हुए चलते हैं मिट्टी के अंदर, उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसे हम गिजर्ड बोलते हैं। तो वो मिट्टी को क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हुए चलते हैं, ताकि पूरी मिट्टी में क्या हो, जो मॉइस्चर उसमें है, जो इनरिच कार्बन्स नाइट्रोजन्स अवेलेबल है, वो थ्रू आउट द सोइल मिक्स हो जाए, मिल जाए। और इसी प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अ रेड वॉर्म इट्स फूड इक्वल टू इट्स वेट एवरी डे। और वो जो रेड वॉर्म होती है, जो केचुआ आपने उसमें रखा, वो अपने वेट के अकॉर्डिंग खाना खाती है। एक दिन में वो उतनी ही खाएगी जितना उसका वेट हो। वेरी इंपॉर्टेंट। रेड वॉर्म जिसने उस वेस्ट को खाया है वो उतनी ही खाएगी जितनी उसकी वेट है। रेड वॉर्म्स डू नॉट सर्वाइव टू हॉट और टू कोल्ड कंडीशन। और ये ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडे वाले कंडीशन में नहीं रह सकती। आप देख सकते हैं ये जो सोयल है, ये जो आपका मैन्योर है, इसमें आप ये रेड रेड जो देख रहे हो इंसेक्ट्स, दीज आर दी रेड, दीज आर दी अर्थवॉर्म। ये हमारी अर्थवॉर्म। नाउ टाइप्स ऑफ वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी वेस्ट हैं जिनको डिकम्पोज होने में ज्यादा समय लगता है या कम समय लगता है। तो लेट्स लुक हियर। फर्स्ट इज वेजिटेबल्स मैटर बनाना पील्स। जो आपके फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, उनके जो पील्स होते हैं, उनको डिकम्पोज होने में 3 to 4 वीक्स लगता है। 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है। जो हमारे न्यूज पेपर्स हैं, विच इज मेड अप ऑफ द पेपर, जो पेपर से बने हुए हैं, वो आपके 4 वीक्स लगते हैं। इट इज मेनली मेड अप ऑफ द बैम्बूज। जो पेपर होता है वो मेनली बैम्बूज से बनता है और इसको डिकम्पोज होने में 4 वीक्स लगते हैं। जो आप न्यूज पेपर्स पढ़ते हैं उसे डिकम्पोज होने में 4 वीक्स का टाइम लगता है। थर्ड इज क्लॉथ बैग। जो कपड़े के बैग्स आप यूज करते हो, इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 months टू डिकम्पोज। उसे डिकम्पोज होने में 5 से 6 महीने लगता है। जो हमारा फूड मटेरियल है, जो लकड़ी के जो मटेरियल्स हैं, उनको डिकम्पोज होने में 10 to 15 years लगता है। देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो लकड़ी के मटेरियल्स हैं, कुर्सी, टेबल, बहुत सारे मटेरियल्स लकड़ी के बनते हैं, उनको डिकम्पोज होने में
10 से 15 साल का समय लगता है. It takes 10 to 15 years. Students, we are going to the plastic also. Let's look. The fifth is aluminum cans. Aluminum is a type of metal और इसे डिकम्पोज होने में 200 to 500 years का टाइम लगता है. How much long is an aluminum can will take 200 to 500 years for decomposing. And more the plastic is there, but we are now on glass bottles. Glass bottle will take 1 million of years. 1 million means 10 lakhs. 1 million का मतलब है 10 लाख साल. आप सोचिए how much glass bottles we are using now and how much plastic bags we are using now. अभी का जो टाइम है, अभी हम सबसे ज्यादा इन्हीं दो चीजों को यूज कर रहे हैं. ग्लास बॉटल्स वी आर यूजिंग मोर एंड मोर. The plastic bags we are using more and more, which take at least 1 million years. 10 लाख साल to be decomposed. इन्हें डिकम्पोज होने में 10 लाख साल का समय लगता है. Students, you may think what type of pollution they are increasing. कितना ज्यादा पॉल्यूशन ये इंक्रीज कर सकते हैं आप इमेजिन कीजिए. So that's why we should ban, the government should ban these two things, plastic materials. गवर्नमेंट्स को पे बैन लगाना चाहिए. एंड वी शुड ऑल्सो बी अवेयर, और हमें भी इनके यूजेस को लेके सावधान होना चाहिए. बिकॉज they take 10 lakhs years for decomposing. इन्हें नेचुरली खत्म होने में लगभग 10 लाख साल का समय लगता है. स्टूडेंट्स, अभी हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में पढ़ेंगे. द बेस्ट वे ऑफ रिसाइकलिंग पेपर इज टू यूज पार्ट ऑफ इट्स फोम and sell the rest to the कबाड़ी वाला. क्या करते हैं? तो न्यूज पेपर्स हमारे घरों में होता है, आप तो न्यूज पढ़ लेते हैं, फिर उस पेपर्स का क्या होता है? आपके पेरेंट्स जब कबाड़ी वाला आता है उसे सेल कर. तो क्या हम उस पेपर को फिर से रीयूज कर सकते हैं? यस, वी कैन. हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं. नाउ वी विल सी हाउ वी कैन रीयूज द न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स को हम कैसे रीयूज करेंगे अभी हम पढ़ेंगे. लेट्स अस लर्न मेक रिसाइकिल पेपर. पेपर को हम फिर से कैसे रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे. लेट्स लुक. सो हियर यू कैन सी स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग पेपर. कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिससे हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं. टीयर पेपर्स इनटू स्मॉल पीसेस. टीयर मतलब फाड़ना. उस पेपर को क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेना है. आफ्टर दैट सोक these pieces in water for a day. उस पीसेस को एक दिन तक पानी में भिगा के रखना. सोक मीन्स पानी में भिगा के रखना. थर्ड इज मेक अ थिक पेस्ट एंड स्प्रेड इट ऑन अ नीट और सी. आप उस भिगे हुए पेपर को स्प्रेड करके फैला दीजिए किसी नेट पे रख के, और उसकी जो मॉइस्चर है उसको आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं.
लेट वाटर ड्रेन ऑफ कंप्लीटली, उसमें जो पानी की मात्रा है उसे कंप्लीटली खत्म करना है. यू मे यूज एन ओल्ड क्लॉथ्स और न्यूज़पेपर टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर. जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर है उसको आप न्यूज़पेपर को उस पे पुट करके एब्जॉर्ब कर सकते हैं. पेस्ट एंड ड्राई, तो उसे क्या करना है, ड्राई करना है, सुखा देना है. यू मे यूज दिस पेपर टू गेट ब्यूटीफुल पैटर्न्स. जो पैटर्न्स आप देख रहे हो, दिस पैटर्न्स आर मेड अप ऑफ द वेस्ट ऑफ द पेपर्स. उस पेपर्स के वेस्ट को आप ब्यूटीफुल पैटर्न्स में यूज कर सकते हैं बाय कलरिंग इट. कलर करके आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं. अभी हमारे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसे वेस्ट जिसे हम नेचुरली डिकम्पोज नहीं कर सकते, इन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. तो non-biodegradable wastes are those which cannot be decomposed by the process of microorganisms to the simpler substances. This type of waste is a matter of serious concern. इस तरह के वेस्ट का हमारे डे टू डे लाइफ पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट है, एंड दैट इफेक्ट इज नेगेटिव इफेक्ट. इनसे हमारा जीवन बहुत ही प्रभावित है. केवल हम ही नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस पृथ्वी पे रह रहे हैं वो सब इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से परेशान है, एंड दे आर बीइंग अफेक्टेड, और वो अफेक्ट भी हो रहे हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली कॉजेस पॉल्यूशन. ये तरह तरह के पॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं. कौन कौन से वेस्ट इसमें इंक्लूड है? इट इंक्लूड प्लास्टिक, वेरी डेंजरस ऑब्जेक्ट, bags, buckets, plates, glass, metals, industrial metallic wastes, etc. are example of non-biodegradable waste. वैसे कूड़े कचरे जिनको आप नेचुरली डिकम्पोज नहीं कर सकते. मिट्टी में डालोगे, मिट्टी पॉल्यूट होगी, अनफर्टाइल होगी, उसमें फसल ही नहीं होगा. पानी में डालोगे, पानी पॉल्यूट हो जाएगा, पानी प्रदूषित हो जाएगा. पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी. अगर आप इसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो आपकी एयर पॉल्यूट हो जाएगी. जब ये जलेगा जो इसका स्मोक होगा उसमें काफी टॉक्सिक्स गैसेस होंगी, और वो गैसेस क्या करेंगी, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देंगी. तो इस तरह की जो वेस्ट है जिनको हम नेचुरली डिकम्पोज नहीं कर सकते, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फिगर में आप देख रहे हैं, इट इंक्लूड्स द प्लास्टिक बैग्स. All the materials are made up of the plastics. The glass is made up of the plastic. The bottle is made up of the plastic. The tiffin cans are made up of the plastics. And this type of waste cannot decompose naturally. हम naturally decompose नहीं कर सकते. Now we will read about the recycling of non-biodegradable. तो इन वेस्ट का हम क्या करें, इनका हम मैनेजमेंट कैसे करें, एंड दैट वी हैव टू स्टडी. तो हमें पढ़ना है. हमने तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मैनेजमेंट कर लिया बाय मेकिंग द बायोगैस एंड वर्मी कंपोस्ट. लेकिन अब हमारे सामने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं और हमें इन्हें मैनेज करना है.
and that chapter that we are going to learn. तो इन कचरों का प्रबंधन हम कैसे करें, इन कचरों का मैनेजमेंट हम कैसे करें, नाउ वी आर गोइंग टू, द फर्स्ट इज landfills. First process of recycling non-biodegradable waste is landfill. Let's look here. Landfills consist of a large low-lying area which is used for solid waste disposal. Garbage collected from garbage dumps are located into trucks. These trucks are emptied in landfill. And the dumping of garbage continues till landfills get completely full. It is then covered with a layer of soil. जो भी हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं, उसमें डाल देते हैं और उस मिट्टी को फिर से उस पे फिल कर देते हैं, भर देते हैं। और क्योंकि वो मिट्टी तो अनफर्टाइल हो गई, अब आप उसमें खेती नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ग्रो द प्लांट्स ऑल्सो, यू कैन नॉट ग्रो द क्रॉप्स ऑल्सो, तो आप उस प्लेस का क्या करेंगे? तब आप उस प्लेस को पब्लिक प्लेस बनाएंगे फॉर मेकिंग द चिल्ड्रन पार्क, द गार्डन। नॉट पॉसिबल, गार्डन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम क्या करते हैं? पब्लिक प्लेसेस की तरह यूज करते हैं, लाइक यू मे यूज इट फॉर मेकिंग द पार्क। It is then covered over the layer of soil. After a landfill is full, it can be covered into a park or a playground. आप उस प्लेस को, क्योंकि आप तो उसे कल्टीवेशन में यूज नहीं कर सकते, आप वहां पे ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? We use it for public place as playgrounds or park. आप वहां पे पार्क बना सकते हैं और आप वहां पे प्लेग्राउंड भी बना सकते हैं। इंद्रप्रस्थ पार्क in न्यू दिल्ली is built on a line. इंद्रप्रस्थ पार्क जो है हमारी न्यू दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ पार्क है वो ऐसे ही लैंडफिल्स पे बनाई गई है। जो दिल्ली की इंद्रप्रस्थ पार्क है वो लैंडफिल्स के ऊपर ही बनाई गई। So this is the management of non-biodegradable waste. Second process, incinerators. Incinerators क्या होता है? एक ऐसा प्लांट होता है जहां पे हम गार्बेज को बर्न करते हैं और बर्न करके उसके एसेस को, उसकी राख को रिसाइकल्ड करते हैं। So let's look. Incinerators totally burns away solid waste and ashes. Ashes मतलब होता है उसकी राख। किसी भी चीज को जब आप बर्न करते हैं तो वो राख में बदल जाता है, जिसे हम ashes कहते हैं, are left behind. And this method does not need water. इसमें पानी की कोई जरूरत नहीं है। और जो आपकी राख निकली है, ashes are biodegradable and easy to dispose. उसको आप आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। एंड जनरली ऑल म्युनिसिपल वेस्ट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय दिस मेथड। और जो भी हमारी नगर निगम की जो वेस्ट्स होती है, म्युनिसिपलिटीज जो हमारी होती है, कि जो वेस्ट, उनकी जो कचरों का प्रबंधन होता है, इसी मेथड के थ्रू होता है। ट्रक के थ्रू हम गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, हम उसे बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद जो उसकी राख होती है हम उसे आउट ऑफ कर देते हैं। एंड दैट मेथड इज यूज्ड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर निगम में इसको यूज किया जाता है। दैट इज द फिगर यू मे सी।
ट्रक के थ्रू ये कचरे को प्रबंध करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं और इनकी जो कलेक्शंस हो जाती है उसको बर्न करके इनकी जो एसेस होती है, जो राख होती है इसकी, उसको हम यूज करके उसको डिकम्पोज करते हैं। दैट इज अ प्रोसेस। नाउ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग गार्बेज। गार्बेज को बर्न करने का कौन कौन सा इफेक्ट है, मैंने अभी आपको बताया। गार्बेज को बर्न करने के बाद उसमें से काफी टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं जो एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है। So let's look here. You must have seen in your locality that sweepers very often collect the dry leaves and accumulate on the roadside and burn it. आपने देखा होगा कि जो स्वीपर्स होते हैं जिनका काम सफाई करने का होता है, वो जनरली क्या करते हैं, रोड के किनारे जो पेड़ पौधे की लीव्स जो पड़ी रहती हैं रोड्स पे, वो कलेक्ट करते हैं और फट से उसमें क्या करते हैं, आग लगा के उसको जला देते हैं। उन्हें लगता है कि इसको रिसाइकिल्ड करने का ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ऐसी बात नहीं। मैंने आपको बताया, जब आप किसी भी प्लास्टिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से टॉक्सिक गैसेस बाहर निकलती हैं और वो गैसेस हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को हार्म करती हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है क्योंकि उसमें टॉक्सिक गैसेस मिली हुई होती। इसलिए कचरों को जलाना ये उपाय इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल नहीं है। तो लेट्स लुक हियर। फार्मर्स टू, किसान भी क्या करते हैं, बर्न द हस्क, जो घास होती है उसके खेतों की, ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते, एंड रिमेन्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड, जो फसलों से बची हुई वेस्ट्स होती हैं वो किसान क्या करते हैं, जला देते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ बर्निंग गार्बेज एंड अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस स्मोक, उससे क्या निकलती है, स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, और ये धुआं क्या होती है, काफी टॉक्सिक होती है। एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू अस, जो हमारे लिए काफी नुकसानदेह है, हार्मफुल है। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, ज्यादा प्लास्टिक यूज करने के डिसएडवांटेज। ज्यादा प्लास्टिक यूज करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 10 लाख साल का समय लगता है, और मिलियन ऑफ ईयर। इसलिए इसकी कौन कौन सी डिसएडवांटेज है, लेट्स लुक हियर। प्लास्टिक बहुत ही कॉमन मटेरियल है, हमारे घरों में ये 80 to 90% यूज होता है, एंड वी यूज इट ऑल्सो, हम इसे यूज भी करते हैं। हमारे घरों के ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल्स हैं वो इसी प्लास्टिक से बने हैं, आप देख सकते हैं। आप अपने घर में खुद देखिएगा, यू विल फाइंड दैट, आप पाओगे ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो प्लास्टिक्स की बनी हुई। तो लेट्स लुक, वर्ड प्लास्टिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिका, ये प्लास्टिका वर्ड से आया हुआ शब्द है, इसकी मीनिंग होती है मोल्ड, एम एम मोल्ड, MOULD। मोल्ड का मतलब होता है फलना, to take the shape of any object, that means molding का मतलब होता है फलना, फलना या ढाल देना, ढाल, that means
किसी भी चीज को आप डिफरेंट शेप्स में देखते हैं, वस्तुओं का शेप क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो प्लास्टिक्स की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो मोल्ड हो सकता है, वो किसी भी शेप में ढल सकता है, और इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई। हम इसे डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट मटेरियल्स में देख सकते हैं। ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा है। ये इनडायरेक्टली हमें बीमार करता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ें। ट्रू टू इट्स नेम, सही बात है, प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, ये किसी भी शेप में चेंज हो सकता है, लार्ज और स्मॉल, बड़ा या छोटा, थिक और थिन, मोटा या पतला, सॉलिड और हॉलो, भारी या हल्का। इसकी ये प्रॉपर्टी है, और इसलिए इसे हम यूज भी करते हैं टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इट टेक्स अ मिलियंस ईयर्स, 1 मिलियन ईयर में 1 million years is equal to 10 lakhs years। 1 मिलियन ईयर में 10 lakhs years होते हैं। और आप सोचिए, एक प्लास्टिक्स को डिकम्पोज होने में 10 लाख साल का समय लगता है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने कहा कि वी शुड अवेयर अबाउट द प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक्स के प्रति अवेयर होना है, सावधान होना। For plastics bags to degrade, so plastic is really dangerous for the environment, इसलिए ये हमारे environment के लिए क्या है, काफी डेंजरस। आप देख सकते हैं प्लास्टिक्स के बहुत सारे शेप्स बने हुए हैं, बॉटल्स ऑफ द प्लास्टिक्स आर देयर। एक कैन आप देख रहे हो, ये भी प्लास्टिक्स का ही बना हुआ है, इसमें ये सारी प्लास्टिक्स की चीजें रखी हुई हैं। तो वी आर टोटली डिपेंड ऑन द प्लास्टिक, हम टोटली इस पे डिपेंड हो चुके हैं, विच इज नॉट गुड फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्लास्टिक्स, इसकी डिसएडवांटेज हम एक एक करके देखेंगे। When thrown around, plastics material destroy the natural beauty of a place। जब आप इसको थ्रो कर देते हो, ये नेचुरल ब्यूटी को खराब कर देता है। Second, plastics bag often clog the drains, which results in overflowing of waste water। और जो भी ड्रेन्स, जो नाली होती हैं, जो नालियां होती हैं, उसमें प्लास्टिक्स अगर क्लॉट हो गया, जमा हो गया, तो वो क्या करेगा, नाले के पानी को लॉक कर देगा और पानी फ्लो नहीं होगी, और तरह तरह की बीमारियां स्प्रेड होंगी। थर्ड डिसएडवांटेज, समटाइम्स प्लास्टिक्स बैग्स आर ईटन बाय द स्ट्रे एनिमल्स। जब आप प्लास्टिक्स बैग में कचड़ों को रख के कहीं थ्रो कर देते हैं, सपोज कि आपने फ्रूट्स खाया और उस फ्रूट्स का जो पिल है, जो उसकी छिलके हैं, उसको आपने प्लास्टिक्स के बैग में रख दिया और उसे आपने थ्रो कर दिया। अगर कोई कैटल उस पिल्स को खाने आता है, तो वो उस पिल्स के साथ साथ उस प्लास्टिक को भी खा जाता है। और जब वो प्लास्टिक्स
उस कैटल के स्टमक में जाता है तो उस कैटल की मृत्यु हो जाती है, कैटल विल बी डेथ। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस है। तो stray animals along with the leftover food, this can cause shocking and results in their death। और वो एनिमल्स क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं। The fourth disadvantage, use of recycled plastic bag to keep food items harmful for healthy as this contains toxic chemicals। अगर आप कोई eatable things उसमें रखते भी हैं तो उसकी जो टॉक्सिक्स केमिकल्स हैं प्लास्टिक्स की, वो उसमें मिक्स हो जाती है। जब आप खाते हो तो आप बीमार पड़ते, क्योंकि प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करके जब हम प्लास्टिक्स बैग बनाते हैं तो उसमें काफी जहरीली केमिकल्स का यूज किया जाता है उसको रिसाइकिल करने के। फिफ्थ डिसएडवांटेज, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस एंड स्मेल। जैसा मैंने आपको बताया, जब आप प्लास्टिक्स को बर्न करते हैं तो इसकी स्मेल काफी गंदी होती है और इसमें से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम्स होती। So this plastic is very dangerous for all living creatures which are living on the earth। पृथ्वी के उन सभी जीवित प्राणियों के लिए ये काफी खतरनाक है। So students, measures taken to prevent dangerous effects of plastic। हम क्या क्या कर सकते हैं इसकी इफेक्ट्स को रोकने के लिए। फर्स्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल प्लास्टिक। हमें से आप ट्रिपल आर भी कह सकते हैं, आर आर आर। आर फॉर रिड्यूस, आर फॉर रीयूज, आर फॉर रिसाइकिल। तो दिस प्लास्टिक्स may be or it must be reused and second, carry jute for cloth bags for shopping। Students, कुछ महीने पहले गवर्नमेंट्स ने क्या किया था, प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया, लेकिन पीपल्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है प्लास्टिक बैग्स के लिए। दे नो दैट दिस इज वेरी इजी टू कैरी। लोगों को लगता है कि ये काफी इजी टू कैरी है एंड काफी इसकी प्राइस जो है वो लो है, बट दे डोंट नो, लोग ये नहीं जानते कि इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है, इसकी जो डिसएडवांटेज है वो कितनी हाई है। और अभी भी मार्केट में आपके प्लास्टिक बैग्स इजिली अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, वी मस्ट हैव टू बी अवेयर। हमें प्लास्टिक्स को लेके सावधान रहने की जरूरत है। डू नॉट स्टोर फूड आइटम्स इन प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स में आपकी जो फूड मटेरियल्स हैं उन्हें नहीं रखना चाहिए। एंड डू नॉट बर्न प्लास्टिक आइटम्स। और जब आप इसे जलाते हैं तो ये काफी ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती है और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। तो स्टूडेंट्स, these are the way by which we can prevent the dangerous effects of the plastic. Here, recycle plastic so that new plastics item can be made. Waste that does not decompose should put in the blue dustbins, while waste that decompose easily should be put in green dustbin. Very good. This is the method for separating the two types of waste materials, जिसे आप नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं और आप बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। Students, this method is very important। इससे हम क्या कर सकते हैं,
वेस्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं और उन्हें रीयूज, रिसाइकिल्ड और रिड्यूस करने में हमें काफी हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं इनका मैनेजमेंट एकदम से अलग प्रोसेस के थ्रू होता है, जबकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स का मैनेजमेंट हम नेचुरली कर सकते हैं। So by the process of keeping these two types of wastes different, we can use its management nicely. हम इनका मैनेजमेंट काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। So students, in this chapter, in this lecture, we have studied all about the wastes of our houses, of our surroundings, and about their management. So students, I hope that you all have enjoyed this session. So let's continue watching the videos on the LiceMeet application powered by the Chanakya classes, and you may also watch the videos on YouTube by the application of LiceMeet. So students, go to the YouTube, type the LiceMeet channel, and you may watch the videos of all the chapters of each and every classes. So thank you so much. Thank you everyone.